जो भारत के कार्यकारी प्रमुख है, जो भारत के प्रथम नागरिक है, जो रबड़ की स्टैंप है, ऐसा बोला जाता है भारत के राष्ट्रपति के बारे में। जब चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट मेंस, पटवार, बीडीओ, कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि जब नाम आ गया भारत का संविधान तो मतलब क्या है, कोई भी एग्जाम हो वहां तो भारत का संविधान मतलब भारत का संविधान। और संविधान क्या है? देखिए, संविधान, विधान, विधान मतलब विधि, लो, उस लो के अनुसार हमें कुछ करना है। और संविधान मतलब अच्छा कानून बनाना, एक ऐसा विचार जिसके द्वारा अपने देश के शासन प्रशासन को चलाना। क्यों? वजह क्या है? इतने बड़े भूभाग पे जहां पे शासन प्रशासन चलता है, जनता के भी अधिकार है और शासन प्रशासन को अपने कार्य करने के लिए अपने लिए भी ताकत चाहिए। तो इस ताकत में कहीं जनता का शोषण न होने लग जाए, इसी को संविधान बना करके क्या किया गया था, एक सुचारू रूप दिया गया था कि किस प्रकार से कानून बनेंगे। और इसी चीजों को देखने के लिए संसद बनेगी जो कानून बनाएगी। नंबर 2, कार्यपालिका होगी जो बने हुए कानून को लागू करेगी, जैसे सरकारें। उसके बाद में एक होगी न्यायपालिका जो देखेगी कि संविधान के अनुसार बना या नहीं बना। और उसके बाद में ये जो कार्यपालिका की बात की, इसमें भी 2 कार्यपालिका है, एक वो जो स्थायी है, एक वो जो अस्थायी। अस्थायी का मतलब हर 5 साल में चुनाव होना, और वो लोग जो जनता के चहीते हैं, जनता के प्रेमी हैं, जनता जिनको चाहती है उनको चुन के सदन में भेजती है। मान लो वो अनपढ़ है, मान लो वो अनपढ़ है, तो उनको सहायता कौन करेगा? तो वो जो स्थायी कार्यपालिका है, यानी आईएएस, आरएएस, सिविल सर्विस करने वाले जो होते हैं ना, सर्वेंट, वो जनता के नौकर। सरकार भी नौकर और ये प्रशासक भी नौकर। और वी आर पीपल ऑफ द इंडिया, हम भारत के लोग। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। मैं अजय सिंह राठौड़ आप सभी के लिए आज लेके आया हूं भारत के राष्ट्रपति के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो न सिर्फ क्वेश्चन लेके आया हूं, बल्कि हमारे स्टडी मिशन पे, जो हमारा देखिए अजय स्टडी मिशन है, इस पे न सिर्फ क्वेश्चन है, आप देख के खुद आपका दिल जो है गदगद हो जाएगा। कैसे? एक बार नजर डालिए, ये क्वेश्चन है, इसके बाद में देखोगे तो आप हर एक क्वेश्चन के पीछे क्या है, बहुत बड़े स्तर पे हमने क्या किया है, एनालिसिस किया है। क्योंकि जो क्वेश्चन आ चुका है और आपके पास एक सिलेबस था, उस सिलेबस में से कुछ निकल के पेपर में आया और आपको पता लगा पेपर में ये आ रहा है, मतलब सिलेबस आपको रास्ता दिखाता है और मंजिल कौन सी है ये तय करता है पेपर। यानी कि किसी भी सिलेबस को डिकोड करने के लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसी पेपर से आए हुए क्वेश्चन का जब हम बढ़ा चढ़ा के पढ़ लेते हैं तो वहीं से क्वेश्चन आना निश्चित है। इसलिए मैंने क्वेश्चन के साथ पीछे जितना भी एनालिसिस बचता है सब किया है, बहुत अच्छे से, अलग अलग जगह से, रिसोर्सेज से बहुत सारी मेहनत की है। लगभग 50 के तकरीबन जो क्वेश्चन है, और ये खुद 50 है, परंतु जब इनका आप एनालिसिस करोगे तो ये 5000 के बराबर चले जाएंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, 5000 के बराबर। आप रुके रहिए और पहला क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले से शुरुआत करते हैं। तो इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दे और गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दे और गलत कथन का चयन करना है। भारत के राष्ट्रपति के पद की परिकल्पना भारतीय संविधान द्वारा भारतीय राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में की गई है। कि जो भारत के राष्ट्रपति है वो भारत के संवैधानिक प्रमुख है, इसके बारे में बात करेंगे, ऑप्शन ए। फिर क्या है, कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होने के बावजूद भारत के राष्ट्रपति अपने विविध कार्यकारी, विधायी, न्यायिक शक्तियों के माध्यम से भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब यही है कि भारतीय संविधान में भारत के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति है। दूसरा, वो है तो नाम मात्र, क्योंकि मेन शक्ति मंत्रिपरिषद और उसके मुखिया प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन राष्ट्रपति विभिन्न जो भी कार्य है, विधायी हो, न्यायिक है, वो सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। इसलिए उनकी जो भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों बातें सिंपल है, सामान्य है, तो दोनों ही कथन क्या है, सत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से राष्ट्रपति से संबंधित है? भारतीय राज्य के मुखिया, भारत के प्रथम नागरिक, संघ कार्यकारिणी के नाम मात्र और विधिवत प्रमुख, विधिवत मतलब संवैधानिक, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कमांडर इन चीफ। दोनों ही बात ठीक है, राष्ट्रपति
भारत के प्रथम नागरिक है, कार्यकारिणी के नाम मात्र के और संवैधानिक प्रमुख होते हैं। दूसरा, वो सशस्त्र सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं। तो दोनों ही कथन सत्य है। इसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संघीय कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं है। तो हम सबको पता है कि एक संघीय कार्यकारिणी होती है भाग 5 में, उसके अंदर कौन कौन शामिल है। एक तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति 1 2 उसके बाद प्रधानमंत्री 3, मंत्रिपरिषद 4 और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नाम देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये तो सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इनका यहाँ पे कोई काम नहीं होता है ना। यहाँ पे आते हैं इनकी जगह भारत के महान्यायवादी, जो कि सरकार के क्या है, वकील है। तो ये 5 होते हैं इसके अंदर शामिल। कौन कौन? भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ये याद रखना आप। कार्यकारिणी में शामिल कौन नहीं है? फिर सीएजी, डी आंसर है इसका। इसके बाद में, निम्न में से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। अब आप सभी को पता है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। पहली बात तो ये, निर्वाचित होने के वजह से ही तो भारत के अंदर गणतंत्र है। गणतंत्र मतलब गण मतलब जनता, जनता का तंत्र, जनतंत्र लोकतंत्र। और लोकतंत्र में वही लोकतंत्र होता है, जो गणतंत्र वही होता है जिसके अंदर वहां का प्रमुख है क्या हो, निर्वाचित हो। ब्रिटेन की तरह नहीं होता, वंशानुगत राज प्रमुख ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ निर्वाचित होता है। वो अलग बात है कि भारतीय राजनीति में राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष तौर पे चुनाव नहीं होता है, बल्कि हमारे एमएलए एमपी जो चुन के हम भेजते हैं सदन में, उन्हीं से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। वो हमारे ही प्रतिनिधि होते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम ही राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदन के जो संसद है उसके दोनों सदनों के मनोनीत, तो दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, इसके मनोनीत कैसे हो सकते हैं? हमें चुनना जनता को, तो जनता के तो वो है ना जो निर्वाचित है, हमने निर्वाचित किया उनको। तो यहाँ पे ये गलत है। राज्य विधानसभा के फिर मनोनीत तो नहीं हो सकते क्योंकि हमने चुना, वो बताओ हमें। तो राज्य विधान परिषद के सदस्य, अब विधान परिषद भी क्या है, एक राज्यों के अंदर राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद होती है। मतलब आपको दिखाता हूँ कि एक विधान मंडल होता है, एक विधानमंडल में विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। सभा वो होती है जिसमें हम निर्वाचित करके एमएलए भेजते हैं, और जो विधान परिषद है उसमें होते हैं एमएलसी, यानी कि मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। तो ये वाला जो है डायरेक्टली कोई ऐसे निर्वाचन सिस्टम में नहीं है, तो विधान परिषद के सदस्य इसमें नहीं होते। तो फिर कौन होता है? केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आप सभी को पता होगा कि एक संविधान संशोधन है, उसके द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी दोनों को निर्वाचित सदस्य के रूप में जोड़ा गया था कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, और ये वाला तो है ही नहीं। इन दोनों का आप उल्टा करिए, निर्वाचित और दिल्ली और पुडुचेरी, है ना, ये याद रखना आपको। तो इस प्रकार इसमें जो भाग लेते हैं वो डी उत्तर है इसका। इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से, मैंने बता ही दिया अप्रत्यक्ष, भारत के संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, भारत के सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों, क्योंकि हम राज्य में रहते हैं, हमारे यहाँ पे सरकार होती है, वहाँ हम एमएलए भेजते हैं विधानसभा में, तो एमएलए हम चुनते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो निर्वाचित जो नहीं है, वो हमने निर्वाचित नहीं किया, तो वो राष्ट्रपति को नहीं चुन सकते। दूसरा, हमने ही संसद में क्या भेजा है? एमपीज को भेजा। जो एमपी जाते हैं वो हमने निर्वाचित किए, तो वो राष्ट्रपति को चुन सकते हैं। जो मन से बनाए गए वो नहीं आ सकते, क्योंकि जनता का तंत्र है, जनता चुन रही है, तो मनोनीत वाला कोई खेल नहीं है। उसके बाद में 17वां संविधान संशोधन 1992 कहता है, क्या कहता है कि दिल्ली और पुडुचेरी किसान जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो भी विधानसभा में निर्वाचित सदस्य जो वहाँ के वो शामिल होंगे। तो बताइए आसान है या हार्ड है? हमें तो ये देखना कि चाहे विधानसभा हो जहाँ हम राज्य की सरकार बनाते हैं, चाहे संसद हो, और उसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी दोनों के निर्वाचित, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित लोग जाते हैं। और लोग कौन से? जो हमने चुन के भेजे सदन में। वोटों की संख्या व मूल्य 42वें संविधान के परिणाम स्वरूप क्या कर दिया? वर्तमान जनसंख्या के बजाय 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। यानी कि हम कैसे चल रहे हैं, आज जो जनसंख्या है उसके अनुसार न चल के
हम चल रहे 1971 की जनता के आधार पे। तो उसी आधार पर जो राष्ट्रपति को वोट देते हैं जो सदस्य है, उनका जो मूल्य बनता है वो उसी आधार पर बनता है जो उस टाइम की जनता थी। तो राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के इरादे से 84वें संविधान संशोधन द्वारा विस्तारित किया गया, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों को उनकी जनसंख्या वृद्धि विकास को कम करने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे किस प्रकार से जनसंख्या का विस्फोटक यानी कि वृद्धि हो रही है सॉरी। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखने के लिए हमने ये किया था कि 1971 वर्तमान जनसंख्या 1971 को ध्यान में रखा था। अब क्या है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? अभी कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आप ये बताइए कौन सी महिला राष्ट्रपति है? राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। किनको? द्रौपदी मुर्मू को। भारत का राष्ट्रपति भारत के राज्य का प्रमुख और भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, 25 जुलाई 2022 वाला जो 25 जुलाई है ना, ये एक परंपरा सी बन गई है कुछ सालों से कि 25 जुलाई के दिन ही राष्ट्रपति क्या ले रहे हैं? शपथ ले रहे हैं। ठीक है। दूसरा, आपको यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो होते हैं अपने पद पे रहते हैं और वह संवैधानिक प्रमुख है और उनके वैधानिक है, न्यायिक है, बहुत सारे काम है। उसके बाद हम बात करते हैं एंग्लो इंडियन सदस्यों की, कि एंग्लो इंडियन सदस्य का अब क्या मैटर चल रहा है। देखिए, एंग्लो इंडियन जो सदस्य है वो क्या राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं क्या? इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है। तो एंग्लो इंडियन जो सदस्य है वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग तो ले ही सकते हैं। अगर एंग्लो इंडियन इंडिया में रहते हैं और वो एमपी या एमएलए बन के सदन में गए, अगर जनता ने उन्हें वोट देकर उनको चुन के भेजा है, तो हमने तो बात कर ली कि चाहे राज्यसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे कोई राज्य की विधानसभा का हो, अगर वो निर्वाचित होके गया है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। चाहे वो एंग्लो इंडियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो और कोई कम्युनिटी से हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो इस प्रकार गया है, एमपी है या एमएलए है और निर्वाचित है, तो फिर वो राष्ट्रपति के भाग ले सकता है चुनाव में, चाहे वो एंग्लो इंडियन ही क्यों ना हो। तो पहला एंग्लो इंडियन टीएमसी पार्टी का निर्वाचित सदस्य था डेरेक ओब्रान, और दूसरा वह निर्वाचित हो तो बी और सी दोनों ही सही है इसके। ठीक है, बी और सी दोनों ही सही है। तो छोटी छोटी बातों को क्या है, संवैधानिक जो चीजें हैं उनका अगर बेसिक आपको पता है तो आप आराम से कर ले जाओगे। चीजें हार्ड नहीं है, हमने बना रखी है। हमें तो इतना पता होना चाहिए, हम एमपी बनाते हैं, हम एमएलए बनाते हैं, उनको हम निर्वाचित करते हैं और वो निर्वाचित जो होते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं, क्योंकि ये गणतंत्र है। यहाँ का जो शासन प्रमुख है वो जनता द्वारा चुना हुआ होना चाहिए, और चाहे जनता के प्रतिनिधि उसे चुने, अप्रत्यक्ष तौर पे हो, चाहे चुना हुआ होना चाहिए, उसे मनोनीत हिस्सा नहीं लेते। उसके बाद में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं? ये तो वही क्वेश्चन है वापस से कि कौन होते हैं। तो दोनों सदनों और विधानसभाओं के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इनमें से कोई नहीं। ये देखो, दोनों सदनों, राज्यसभा, विधानसभाओं के सदस्य। अब सदनों के लेके आओगे तो उसमें तो निर्वाचित भी आ जाएगा, मनोनीत भी आ जाएगा। तो सदनों के ना बोल के हमें यह बोलना पड़ेगा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ सदस्य सदन के अंदर मनोनीत करने की शक्ति है। तो हमें सदन देख के जल्दबाजी नहीं करनी क्वेश्चन पेपर में। जब हम पेपर के अंदर बैठे हो, हमें आराम से बात एक ही ध्यान में रखनी है कि निर्वाचित, निर्वाचित और निर्वाचित, इन्हें भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है। यह संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, क्योंकि संसद का अभिन्न अंग इसलिए है, और हजारों बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारत की संसद के हिस्से कौन कौन है। लोकसभा लिख देता हूं, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तीनों लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? एक क्या संसद है। किस प्रकार? भले ही राष्ट्रपति संसद के हिस्से नहीं है, उसके अंदर बैठते नहीं है, उसके अंदर चुने हुए नहीं है, परंतु लास्ट जो साइन होता है वो राष्ट्रपति का होता है, इसलिए राष्ट्रपति भी संसद के हिस्से हैं। 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पे रहते हैं, 35 वर्ष या फिर उससे अधिक होने चाहिए, लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। ये लिखा हो तो होने चाहिए, फिर तो वो क्या हो गया? लाभ का पद हो गया। हाँ, लोकसभा के सदस्य चुनने के योग्य होने चाहिए, ये नाम होना चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य हो, मतलब क्या है? वो सांसद नहीं हो, वो एमएलए नहीं हो, बल्कि
सांसद बनने के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के योग्य हो। याद रखना, योग्य हो। और सांसद की योग्यता क्या है? 35 वर्ष की आयु है क्या, या 30 वर्ष है या उससे कम है। यहां पे आप जब विचार करोगे तो पता लगेगा कि एमपी बनने की जो उम्र है वो अलग है और राष्ट्रपति बनने की उम्र अलग है, जो तय पैमाना है। दूसरा, हाँ, कि संसद के अंदर वो सदस्य, लोकसभा के अंदर क्या है, लोकसभा में, संसद में तो राज्यसभा भी है, लेकिन लोकसभा के अंदर वो सदस्य बनने के योग्य हो, प्लस में उम्र उसकी 35 वर्ष होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पता होगा कि एमपी की उम्र कितनी है एमपी बनने के लिए। अब मैं ऑप्शन देता हूं आपको एमपी का, आप मेरे को जवाब दो कमेंट बॉक्स में कि 25 वर्ष का व्यक्ति एमपी बन सकता है, 30 का, 35 का, 40 का। वहां पे राष्ट्रपति 35 का, तो इसमें तो अंतर आ रहा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। आप बताइए सांसद बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं बताना है। अब आगे क्या एनालिसिस है कि निर्वाचक मंडल में लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, चाहे राज्य की विधानसभाएं, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी, देखना हो तो दिल्ली तो यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ पे है केंद्र में। पुडुचेरी क्या है, 3 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में, जिनका आपने नाम सुना होगा, क्राइकल, माहे, पुडुचेरी, सुना आपने, यनम, ये वाले, तो ये हिस्से है पुडुचेरी के। 3 राज्यों में फैला हुआ है। क्वेश्चन ये भी आता है, पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं संसद, दोनों सदनों के निर्वाचित और राज्य विधानसभा के निर्वाचित। याद रखना है, मैंने कितनी बार नाम लिया निर्वाचित। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप में बता ही दिया कि अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष इसलिए होता है क्योंकि एमपी और एमएलए को हम चुन के भेजते हैं और वो जाके राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो अप्रत्यक्ष सिंपल बात है। दूसरा, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है। यानी कि एकल संक्रमणीय पत्ती होती है और उसके अंदर आनुपातिक होती है। यानी कि एकल संक्रमणीय, देखिए आपने पत्ती, ऐसे पर्चा होता है, उसमें जितने सदन के अंदर खड़े हुए हैं चुनाव के लिए, उसके अंदर आप 1, 2, 3, 4 ऐसे वरीयता क्रम में नाम लिखते हैं कि मैं पहले इसको बनना चाहता हूँ, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको। पर जिसको वोट ज़्यादा आता है वो बनते रहते हैं। अगर पहले को इसको कम आए तो ये हट जाएगा, दोबारा होगा, फिर इसको कम आए ये हट जाएगा, ऐसे करके पहला आदमी चुना जाता है। अनुपातिक का मतलब क्या है कि अनुपातिक मतलब किसी दूसरे से अनुपात होता है, और वैसे इसमें कोई दूसरा होता नहीं, इसमें तो एक ही चुनाव होगा, किसका, राष्ट्रपति का। तो हमें नॉर्मली याद ही रखना है बस ये कि अप्रत्यक्ष रूप से, एकल संक्रमणीय और आनुपातिक प्रतिनिधित्व से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चाहे पटवारी हो, बीडीओ हो, आरपीएससी हो, आरएस, आईएएस, सब में क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, एकल संक्रमणीय पत्ती से चार्ट से और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के यानी सिद्धांत के अनुसार होता है। याद रखना है तीनों बातों को, सिंपल क्वेश्चन है। एकल संक्रमणीय पत्ती याद रखना। राज्यों में परिवार नियोजन सेवाओं को यह गारंटी देकर प्रोत्साहित करने के लिए जनसंख्या वृद्धि को धीमा करना था, और धीमा करने के लिए उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन जिन ने मान लो अपने यहाँ पे राज्य के अंदर क्या की, जनसंख्या कम की। अब होता क्या, जब कम कर दी तो उनके एमपी और एमएलए कम हो गए, है ना, जनता ही कम है, तो कम हो गए, तो अब वो वोट देंगे तो उनका वोट का वैल्यू तो कम हो जाएगा। तो अब उनका वैल्यू कम हो जाएगा तो वो हमसे कहेंगे कि हमारी जनसंख्या कम हो गई, तो इसके लिए आप हमें दंड दोगे क्या, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनसंख्या कम कर रहे हैं। तो इसी के लिए हमने क्या, उन्हें दंडित नहीं करना है, बल्कि 42वें संविधान संशोधन और 84वें संविधान संशोधन के मतों की जो संख्या है, मतों को वास्तविक जनसंख्या के बजाय 19वीं जनसंख्या के आधार पर बदल दिया। तो हमने क्या किया कि जो पहले जनसंख्या थी उसी आधार पर ये चुनाव होते रहेंगे राष्ट्रपति के। जिन्होंने कम करके दिखाया है, जनता कम की है, केरल ने कम की है, तो उनको हम ऐसे उनकी वैल्यू कम नहीं करेंगे, उनके मूल्य की ना, जो वोट होता है उनका मूल्य होता है एमपी एमएलए का, तो उसको अगर जनसंख्या कम हो जाती है तो उनके एमपी एमएलए कम हो जाते हैं, तो कम हो जाते हैं तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो फिर अपने आप आपको पता है कि वैल्यू कम नहीं कर सकते उनकी, क्योंकि वो लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया, जनसंख्या कम की है, इसलिए हम पुराने वाले के आधार पर क्या करते हैं, चुनाव करवा रहे हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके लोकसभा है, राज्यसभा है, चयनित तथा नामांकित शामिल होते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के अलावा, उसके अंदर एक पृथक निर्वाचक मंडल होता है इसी प्रकार से, जिसमें लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों के चयनित भी और नामांकित भी सदन के अंदर सदस्य जो होते हैं वो आते हैं। राष्ट्रपति से भिन्नता है ना। और उपराष्ट्रपति में ऐसा क्यों है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या करते हैं कि पूरे देश के सर्वे सर्वा है, और वो राज्यों के भी तो हो जाते हैं ना, तो राज्यों को भी वरीयता देनी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो चयनित और नामांकित सिर्फ लोकसभा राज्यसभा के हैं, राज्य विधानसभा के नहीं है।
क्योंकि उपराष्ट्रपति को कम ही मौका पड़ता है कि जब उनको राष्ट्रपति के रूप में काम करना पड़ता है, तो वो एक अपवादिक स्थिति हो जाती है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमें सिर्फ संसद को याद रखना है, ठीक है। संसद के मेंबर होते हैं चयनित और नामांकित दोनों। उसके बाद राज्य विधानसभाओं और दोनों संसदीय सदनों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए मत मूल्यों का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55(2) क्या 55(2) के प्रावधानों द्वारा निर्धारित है कि राज्य विधानसभा हो चाहे संसद के दोनों सदन हो, उनके जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि है उनके मतों का कुछ मूल्य होता है जो वो वोट देते हैं। आपको पता ही होगा कि राज्य वाले पूरी जनता में एमएलए का वोट देना और एमएलए का जितना मूल्य है उसके अंदर एमपी का वोट देके एमपी का मूल्य निकालना, तो ये वाले मूल्य होते हैं। तो ये हम अलग से हमारा लेक्चर चला भी रहे हैं, प्ले लिस्ट के अंदर है कि किस प्रकार से राज व्यवस्था के हम पूरे पूरे लेक्चर कर रहे हैं, आप देख लेना। ये क्वेश्चन फॉर्मेट है सिर्फ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 18 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 18, याद रखना है, भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित कर त्याग पत्र दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग है। अब यहां पे पूछा क्या, असत्य बताना है अपने को कि क्या भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 18 सदस्य चुनता है या 12। दूसरा, भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को त्यागपत्र देता है क्या। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा केंद्रीय चुनाव आयोग करता है क्या। तो यहां पे जानने की बात यह पूछा कि असत्य, और यहां पे सीधा सीधा ऑप्शन दिखता है सॉरी, कि जो कथन है वो तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। क्योंकि आंसर देखिए आप, ए ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि 83 में 12 सदस्य को चुनना है, वो भी 4 क्षेत्रों से, जिसमें साहित्य है, विज्ञान है, कला है और समाज सेवा है। इन 4 क्षेत्रों से चुनना है। 4 क्षेत्र होंगे, 12 ही सदस्य, 18 16 नहीं है। दूसरी बात, ऑप्शन त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। बी ऑप्शन में क्या है, त्यागपत्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, ये त्यागपत्र होता है इनका, याद रखना आप। इसमें सीजीआई का कोई महत्व नहीं है, आपस में त्यागपत्र देते हैं, फिर इसके बाद सूचना जाती है सीधी सदन में लोकसभा के अध्यक्ष के पास कि ऐसे ऐसे करके राष्ट्रपति साहब ने क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। आर्टिकल सी ऑप्शन क्या, आर्टिकल 71 निर्वाचनों संबंधी कोई भी विवाद होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट देखेगा, न कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट। तीनों ही उत्तर सिंपल वे में सुन लीजिए। पहली बात, राज्यसभा में 12 ही करता है राष्ट्रपति। दूसरी बात, इसके अंदर क्या रहता है कि जो राष्ट्रपति जो है उसका जो त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति को। और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर जाता है कि कोई निर्वाचन संबंधी विवाद है तो। फिर हम देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है। तो सर्वसम्मति पूछ रहे हैं, यानी कि निर्विरोध, कोई विरोध नहीं हुआ, सीधे वही चुने गए। तो नीलम संजीव रेड्डी इसके उत्तर है, अर्थात नीलम संजीव रेड्डी सही उत्तर है। सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी है और 1977 के चुनाव में ऐसा हुआ था। रेड्डी जो है 16 अगस्त 1969 को चुनाव के दौरान राष्ट्रपति भवन की दौड़ में भी हार गए, जब बीवी गिरी विजयी रहे थे। उस समय वो दौड़ में ही हार गए थे, बीवी गिरी जीत गए थे। लेकिन 1977 आया, दिन बदला और वो निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। यानी कि समय आता है, समय तो हर चीज का आता है, आपका भी आएगा, इंतजार कीजिए। और समय आएगा नहीं, समय आपको लाना पड़ेगा। राजेंद्र प्रसाद ने लगातार 2 कार्यकाल तक पद संभाला है, लगातार शुरू के। वह सबसे अधिक वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने और सबसे अधिक वोट प्रतिशत हासिल करने वाले रिकॉर्ड के अंदर हैं। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो राष्ट्रपति के साथ जुड़े हुए थे, मैंने साथ में बता दिए। क्योंकि इसमें क्या था, ऑप्शन में थे नीलम संजीव रेड्डी 1977 निर्विरोध, राजेंद्र प्रसाद साहब 2 बार ज़्यादा वोट की वैल्यू पाने वाले, एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 7 तक, फिर प्रणब मुखर्जी तो अभी थे, दादा अभी थे, पीछे ही थे, ये तो एकदम आपको याद ही होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 50-62 में थे शुरुआत में। उसके बाद में जो फखरुद्दीन, ये जो डॉक्टर फ्रेविन राधाकृष्णन सर है, थोड़ा सा फखरुद्दीन था ऊपर, तो इसमें थोड़ा सा क्या है मिस प्रिंट हो गया, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ इस पार्ट को।
जैसे आपको याद रखना तो ज्ञानी जेल सिंह याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ज्ञानी जेल सिंह, जिनके समय में पोस्ट ऑफिस संबंधी जो एक्ट था वो उन्होंने जेबी विट्टो का प्रयोग किया था। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने संविधान के 100वें संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 100 नंबर हुआ था, जिसमें बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि संबंधी जो समझौता हुआ था वो था। उसके अंदर कौन थे उस समय में, ये पूछा। तो उस समय में जो है वो अपने प्रणब दा थे। तो यहाँ पे भी आप सोच सकते हैं प्रणब दा। प्रणब मुखर्जी ने भारत के संविधान के 100वें संविधान संशोधन को स्वीकृति दी थी और 100वां संविधान संशोधन भूमि संबंधी था। उसके बाद बांग्लादेश के साथ समझौते में कुछ एनक्लेव क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ था। उन एनक्लेव के निवासियों को नागरिकता अधिकार प्रदान करना भारत बांग्लादेश के बीच में ये मैटर बना था। और बांग्लादेश में वर्ष 2015 में भूमि संबंधी जो समझौता था उस पर हस्ताक्षर हुए थे। प्रणब मुखर्जी एक भारतीय राजनेता थे, वो तो राजनेता तो थे। 2012 से 15 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। पहले प्रतिभा पाटिल थे और उनके बाद रामनाथ कोविंद आए और अब द्रौपदी मुर्मू है। 8 महीने पद्म विभूषण 19 में भारत रत्न से नवाजे गए थे। इंपॉर्टेंट है या नहीं है ना। उसके बाद में पुस्तकें हैं राष्ट्र से पहले की चुनौतियां, संघर्ष और बलिदान की गाथा, जीवन रक्षा से परे, भारतीय अर्थव्यवस्था के उभरते आयाम, ये इनकी किताबें हैं। तो आपको याद क्या रखना है इसमें मैटर था प्रणब मुखर्जी जो है ये 100वां संविधान संशोधन उस पर हस्ताक्षर करते। एनक्लेव क्या होता है, देखिए भारत की ये बाउंड्री जैसे यहाँ पे बांग्लादेश के साथ में, और बाउंड्री कैसी होती है आपको पता है, कोई फिक्स तो होती नहीं, एकदम सीधी थोड़ी होती है, ऐसे आगे पीछे होती है। तो इसको जो है ना सेट करने के लिए ये 100वां नंबर संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन कितना नंबर है। ये महाभियोग के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से हम बात करते हैं। तो इससे जो महाभियोग है इससे हम जो क्वेश्चन करेंगे वो इसके बाद वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू।